और बढ़ते आगे, पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने पंजाब सरकार से अपील की है कि कोरोना जैसी महामारी में गरीब और मजबूर मरीजों से मोटे दाम वसूले जा रहे हैं, ऐसे निजी अस्पतालों पर सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने ये भी कहा है कि ये समय गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करने का है। राजनीति से ऊपर उठकर हम सबको पंजाब के लोगों की रक्षा के लिए काम करना होगा। उन्होंने कहा कि मानसा क्षेत्र में वेंटिलेटर की बड़ी समस्या है और साथ ही साथ ऐसे में इलाके के लोगों को 100 किलोमीटर दूर बठिंडा अपने मरीज को लेकर जाना पड़ रहा है। इसीलिए सरकार इस ओर ध्यान दे और पूरे पंजाब के अस्पतालों में जल्द से जल्द L2 और L3 जैसे संसाधनों की पर्याप्त व्यवस्था की जाए। हरसिमरत कौर बादल ने बताया कि आज पूरे प्रदेश में पुलिस उन लोगों के चालान कर रही है जो लोग मास्क नहीं पहनते हैं। ये अच्छी बात है, लेकिन इस वक्त निजी अस्पतालों पर सख्ती की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि पैसों के लालच में महामारी के दौरान जो अस्पताल या डॉक्टर मरीज का इलाज नहीं कर रहे हैं उन्हें बख्शा नहीं जाना चाहिए। एक जरूर मैं अपील करती हाँ सरकार को कि ਜਿਹੜੇ मनधड़ंग रेट प्राइवेट एजेंसी प्राइवेट हस्पताल चार्ज कर रहे हैं लोगों को अपने इस तकलीफ उन्हों का फायदा उठा रहे हैं, ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ पूरे पंजाब वास्ते रेट तो फिक्स करो। एंबूलेंस का पर किलोमीटर इन्ना रेट होगा, ऑक्सीजन का बैड प्राइवेट हस्पताल इन्ने तो ज़्यादा नहीं ले सकता, वेंटिलेटर का पर डे इन्ना नहीं ले सकता, ज़रूरी जी दवाइयाँ उन्हों का रेट इस तो बाद नहीं हो सकता। ये रेट फिक्स करके इनू लागू करो। आज पुलिस के बंदे मास्क नहीं पाया तो बंदे नूं फड़ के तुसी चलान कर रहे हो, क्यों नहीं तुसी आ रेट लागू करके उन्होंने हस्पतालों नूं चलान करो जिहड़ा इस महामारी के समय विच भी लोग तो पैसे कमान च लगे हुए ने। मैं सरकार को अपील कर दिया। और आगे बढ़ते, हरियाणा बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रभारी बने राजीव जैन ने जनतंत्र टीवी से बातचीत की और कहा है कि कोरोना महामारी के इस संकट में मोर्चा लोगों की जान बचाने के लिए प्रमुखता से काम कर रहा है। इसी के तहत महाराजा अग्रसेन ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बैंक शुरू किया गया है, जिसमें फिलहाल 20 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर रखे गए हैं, जिन्हें आवश्यकता होने पर आधार कार्ड, डॉक्टर की पर्ची और एक व्यक्ति के रेफरेंस पर जरूरतमंद को दिया जा सकेगा। इसके अलावा पूरे सोनीपत शहर में सैनिटाइजेशन और फॉगिंग का काम भी किया जा रहा है। जिस तरह से कोरोना महामारी का जो है आज संकट चल रहा है, इसमें हमने जो है जिस तरह से कोरोना महामारी से निपटने के लिए चाहे सोनीपत में सैनिटाइजेशन अभियान जिस तरह से हमने शुरू किया और जो है उसके साथ साथ जो मच्छरों की मार से बचाने के लिए फॉगिंग अभियान शुरू किया, और उसके बाद जो है ऑक्सीजन की कमी थी और ऑक्सीजन जो है तुरंत जो है मरीज़ को उपलब्ध नहीं हो पा रही थी, उसके लिए हमने जो है महाराजा अग्रसेन ऑक्सीजन कंसंट्रेटेड बैंक शुरू किया। उसमें जो है मरीज़ को जब तक जो है सरकार अस्पताल में बेड ना मिले तो उस मरीज़ को हम जो है ऑक्सीजन की मशीन उपलब्ध करवा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अंबाला शहर में कोरोना के मरीजों को ऑक्सीजन की कमी के कारण जूझना नहीं पड़ेगा, क्योंकि शहर में ऑक्सीजन बैंक की शुरुआत की गई है। आपको बता दें कि स्थानीय विधायक असीम गोयल ने लोगों की मदद के लिए यह पहल की, जिसके तहत शहर में रहने वाला कोई भी जरूरतमंद ऑक्सीजन कंसंट्रेटर ले जा सकेगा। इसके लिए संबंधित व्यक्ति को अपना आधार कार्ड, डॉक्टर की पर्ची और एक स्थानीय नागरिक का रेफरेंस देना होगा, जिसके बाद उसे आसानी से ऑक्सीजन के लिए कंसंट्रेटर उपलब्ध किया जाएगा। सबसे अच्छी बात तो यह है कि यह सुविधा लेने के लिए संबंधित लोगों को कुछ खर्च भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इसे निःशुल्क सेवा के रूप में शुरू किया गया है। ज़रूरत पूरी होने के बाद लोगों को कंसंट्रेटर वापस करना होगा और पूरी तरह से सैनिटाइज करके किसी और ज़रूरतमंद को इसे दे दिया जाएगा। इस कार्य में सहयोग के लिए शहर की कई संस्थाएं भी असीम गोयल के साथ आई हैं और अपना अपना योगदान दे रही हैं, लेकिन विधायक ने शहर के गणमान्य लोगों और प्रमुख बाकी संस्थाओं से अपील की है कि इस महामारी में लोगों की जान बचाने के लिए बिना देरी किए आगे आएं और ज़्यादा से ज़्यादा मदद करके शहर के लोगों की जान बचाएं। अंबाला शहर के अंदर हमारी संस्था ऑक्सीजन बैंक के नाते आज इस ऑक्सीजन बैंक का हम शुरुआत कर रहे हैं। इसके अंदर जो हमारे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स हैं उनको हमने आम लोगों की सुविधा के लिए रखा है, मेडिकल सुविधा के लिए। कोई भी साथी किसी एक व्यक्ति का रेफरेंस देकर, डॉक्टर की पर्ची देकर, अपना आधार कार्ड देकर, ये 3 ऐसी मूलभूत चीज़ें देकर कोई भी व्यक्ति इसको अपनी ज़रूरत के लिए 2 से 5 दिन के लिए ले जा सकता है। और आगे जिसको भी ज़रूरत पड़ेगी पेशेंट को
इसको दोबारा सैनिटाइज करके उस पेशेंट की सेवा के लिए, समाज की सेवा के लिए इन कंसंट्रेटर्स को रखा जाएगा। और आगे बढ़ते एक बड़ी खबर सिरसा से आ रही, जहां पर ब्लैक फंगस के 7 केस सामने आए हैं। एक फतेहाबाद और 6 केस सिरसा से सामने आए हैं। निजी अस्पताल में ब्लैक फंगस वाले मरीजों का इलाज चल रहा है। ब्लैक फंगस की वजह से आंखों की रोशनी चली जा रही है। ब्लैक फंगस को लेकर स्वास्थ्य विभाग भी अब पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है। तो ब्लैक फंगस के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। अलग अलग राज्यों में आंखों की रोशनी चली जाती है ब्लैक फंगस में। सुरेंद्र हमारे संवाददाता इस खबर पर फोनलाइन पर जुड़े ज्यादा जानकारी के लिए। सुरेंद्र, जिस तरह से अब यह खबर आ रही है कि ब्लैक फंगस के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, कितने मामले ब्लैक फंगस के वहां पर मिले हैं और इसके ट्रीटमेंट को लेकर व्यवस्थाएं क्या की गई हैं सरकारी अस्पतालों में? बिल्कुल संगर, आपको मैं बताना चाहता हूँ, सिरसा में यह ब्लैक फंगस के 7 मामले आए हैं, जिसमें एक फतेहाबाद का है और 6 मामले सिरसा से हैं। तो जिनका जो निजी जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उनका वहाँ इलाज जारी है। ब्लैक फंगस जैसे पूरा देश जिस तरह से कोरोना महामारी से जूझ रहा है, इस तरह पे एक नई बीमारी पनप रही है, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग भी पूरा अलर्ट हो गया है। और उन्होंने साथ में जितने भी जो निजी जो प्राइवेट हॉस्पिटल है सभी को सूचना जारी की है। अगर इस तरह के कोई केसेज मिलते हैं तो तुरंत स्वास्थ्य विभाग को इसकी सूचना दी जाए और उसमें प्राथमिकता उपचार भी दिया जा रहा है सभी को। जितने भी मामले हैं इसमें ये ब्लैक फंगस में आंखों की रोशनी भी चल जाती है और जो आंख होती है उसको भी निकालने की भी बात हो रही है। तो इस तरह के जो मामले चल रहे हैं निजी हॉस्पिटल में, जो ब्लैक फंगस के जो मरीज हैं उनका इलाज चल रहा है। साथ में कुछ मरीजों को अगरोहा भी रेफर किया गया है। जी संघ, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। खबर फरीदाबाद से, जहां पर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने वर्चुअल तरीके से पहचान एनजीओ द्वारा जिला प्रशासन के सहयोग से बनाई गई हेल्प इन कोविड फरीदाबाद वेबसाइट और ऐप को लॉन्च किया है। अब इस वेबसाइट पर और इस ऐप से लोगों को कोविड से जुड़ी सभी तरह की जानकारियां मिल सकेंगी। यहां दवाओं से लेकर डॉक्टर, खाने पीने की व्यवस्था, बीमारी के लक्षण सहित पूरी जानकारी इस वेबसाइट और ऐप पर आपको पूरी डिटेल्स मिल पाएगी। आपको ये बता दें कि इस मौके पर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री मुंचल शर्मा, विधायक नरेंद्र गुप्ता, विधायक सीमा त्रिखा, विधायक नीरज शर्मा, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव अजय गौड़, जिला उपायुक्त यशपाल यादव सहित जिला प्रशासन के अधिकारी मौजूद थे। और करनाल के एक निजी अस्पताल में काम करने वाले डॉक्टर की कार नहर के पास से बरामद हुई है। डॉक्टर का मोबाइल फोन भी गाड़ी से बरामद हुआ है। दरअसल मूल रूप से यूपी का रहने वाले डॉक्टर अभिषेक करनाल के एक निजी अस्पताल में आरएमओ हैं और ड्यूटी खत्म करने के बाद अस्पताल से वो अपने आवास पर नहीं पहुंचे। इसके बाद जब साथ में रहने वाले लोगों ने जब फोन किया तो संपर्क नहीं हो पाया, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही जब पुलिस पहुंची तो नहर के पास से कार, मोबाइल और कपड़े बरामद हुए हैं। फिलहाल पुलिस ने गाड़ी को अपने कब्जे में ले लिया है। एफएसएल की टीम ने मौके पर पहुंचकर इस पूरे मामले की जांच शुरू की है। मैं और वो हम दोनों साथ में रहते हैं, रूममेट भी हैं, साथ में जॉब करते हैं, साथ में रहते हैं सब कुछ। तो रात को खाना खाने का टाइम था, मैं 9 बजे ड्यूटी से आया था, खाना बनाना था उनको। तो उन्होंने बोला कि मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ। मैंने जाते हुए पूछा जाना कहाँ है, कहते बस आ गया 10 मिनट में। ये लास्ट वर्ड थे, यही दो लास्ट वर्ड थे, ये बोल के ये आ गया बस में 10 मिनट में। उसके बाद फिर वो नहीं है। रात को मैंने कॉल नहीं की क्योंकि उनके भाई हैं, उनके पास कई बार वो जाते रहते हैं। मामा के लड़के जो डॉक्टर हैं महावीर दल में, डॉक्टर आशीष, उनके पास जाते रहते हैं। मैंने सोचा उनके पास गए हूँ तो वहाँ नहीं थे। सुबह मैंने कॉल की, सुबह से कॉल कर रहा हूँ तो फिर कॉल अटेंड नहीं हुई। लास्ट टाइम फिर पुलिस वालों ने कॉल अटेंड किया कि जी इनकी गाड़ी यहाँ मिली है और ये रात से खड़ी हुई है। हमारे को भी ये सूचना मिली थी कि गाड़ी खड़ी है किनारे के पटरी पे और उसके अंदर जो मोबाइल वगैरह भी पड़े हैं। तो इस सूचना के आधार पर हम यहाँ पहुंचे हैं और तलाश चल रही है। बाकी जो है ना डाउट है, अगर कोई हो सकता है नहर के अंदर कूद गया हो तो उसकी जैसे ही हो गए गोताखोर बुला रखे हैं और तलाश जारी है, जांच का विषय। यूपी के यही अपने हॉस्पिटल में, अभिमानी हॉस्पिटल में कार्य था, अपना काम किया। केसीआर हमारे संवाददाता इस खबर पर करनाल से जुड़े हैं। केसीआर, ये गाड़ी डॉक्टर की एक नहर किनारे मिली है, क्या अभी तक शव बरामद किया जा चुका है और पुलिस की जांच कहां तक पहुंची है? क्या ये हत्या या आत्महत्या, क्या कहना है पुलिस का प्राथमिक तौर पर फिलहाल?
देखिए शंकर, मैं आपको बता दूं कि ये मामला आवर्धन नहर का है, रांवर के पास। यहाँ पर ये अभिषेक नाम का डॉक्टर यहाँ पर करनाल में रह रहा था और निमानी हॉस्पिटल में यहाँ पर काम कर रहा था। सहारनपुर के यूपी का रहने वाला है। यहाँ पर अपने दोस्त को कहकर गया कि वह काम से जा रहा है और उसके बाद इसकी जो गाड़ी है रांवर के पास आवर्धन नहर के किनारे मिली है और गाड़ी में इसका मोबाइल था व टी शर्ट मिली है। और जो कयास ये लगाए जा रहे हैं कि इसने गाड़ी खड़ी करके नहर में छलांग लगा दिया, आत्महत्या कर लिया। फिलहाल अभी तक जो है पुलिस वहां पर पहुंची है और कल का जो है पूरा 24 घंटे हो चुके हैं। कल शाम का ये मामला हादसा है और अभी तक गोताखोर तलाश कर रहे हैं आवर्धन नहर में और वहीं पुलिस भी साथ, परंतु अभी तक जो है इसका कोई भी डेड बॉडी बरामद नहीं की जा चुकी है। वहीं बताया जा रहा है कि जो इसका साथी है उसको, उनके ऊपर भी शक जताया जा रहा है परिवार द्वारा कि उनके द्वारा ही है हादसा हुआ है, उन्होंने उसकी हत्या की है। फिलहाल असली कारणों का पुलिस जांच कर रही है कि क्या मामला हो सकता है, क्योंकि आत्महत्या अगर की है क्यों की है और अगर उसको नहर में फेंका है तो कौन उसमें कोई ऐसा कोई आरोपी है। तो पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं गोताखोर आवर्धन नहर में तलाश कर रहे हैं, परंतु अभी तक इस डॉक्टर की डेड बॉडी नहीं मिली। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। और वही यमुनानगर जिले के अस्पतालों में कोरोना के मरीजों को बीजेपी भोजन उपलब्ध करवाएगी। इसके लिए बीजेपी ने रसोई बनाई है जिससे कोरोना संक्रमित मरीजों को खाना उपलब्ध कराया जाएगा। इसके जरिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया जो अस्पतालों से फोन करेगा। उसके केयरटेकर और मरीज को निःशुल्क खाना बीजेपी के कार्यकर्ता उपलब्ध कराएंगे। इसे लेकर यमुनानगर के विधायक घनश्याम दास अरोड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी पूरी डिटेल्स दी। इसके अलावा अस्पतालों में ऑक्सीजन और बेड की व्यवस्था पूरी की जाए, इसके निर्देश दिए गए हैं जिससे कोरोना संक्रमित मरीजों का सही तरह से इलाज हो पाए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में सेवा ही संगठन है, इस ध्येय वाक्य को धरातल पर उतारने के लिए भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता अपना सहयोग जो कोरोना रोगी हैं उनकी पीड़ा को कम करने के लिए, दूर करने के लिए कर रहा है। और उस सहयोग में हम कल से अपने ज़िले में सेवा रसोई शुरू करने जा रहे हैं। लॉकडाउन के कारण मार्केट बंद है, कोई भी व्यक्ति भूखे पेट न रहे, सेवा रसोई का एक प्रकल्प सारे हरियाणा में हर जिले में शुरू हो रहा है। हम भी कल शुरू कर। और वही फरीदाबाद के राजीव कॉलोनी में स्थित पवन अस्पताल पर इलाज में लापरवाही बरतने के आरोप लगे हैं। आपको बता दें कि इलाज के दौरान पवन अस्पताल में एक मरीज की मौत हो गई है, जिसके बाद मृतक के परिजनों ने अस्पताल में पहुंचकर हंगामा किया। अस्पताल में इलाज के दौरान लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने हंगामा कर रही भीड़ को शांत कराया और पुलिस के मुताबिक युवक पहले से बीमार था, उसकी हालत गंभीर थी जिसके चलते उसकी मौत हुई है। फिलहाल मृतक के शव को उसके परिजनों को सौंप दिया गया है। इस पूरे मामले पर थाना प्रभारी रामकुमार ने बताया कि मृतक युवक की हालत पहले से काफी गंभीर थी, जिसे फरीदाबाद के सिविल अस्पताल से पवन अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जांच करने पर डॉक्टरों की कोई लापरवाही सामने नहीं आई है। इन्होंने खाना पीना खिलाने के बाद में एक ऑक्सीजन सा ऑल लगाया। उसके बाद में मैं तो आ गया। अब मैं दोबारा यहाँ से गया हूँ तो लड़का तड़फड़ा रहा है बहुत बुरे ढप, और वह में कोई भी नहीं, डॉक्टर नहीं थे, कोई भी नहीं था। कोई ना नर्स ही, ना डॉक्टर है, ना कोई कंप्यूटर है, कोई भी कहने का मतलब उसमें नहीं था। तो क्या डॉक्टर की लापरवाही से एक्सपायर हुआ? हाँ जी, इंजेक्शन लगा रहे हैं। क्या चाहते हैं? हम ये कह रहे हैं हमारे लड़का की मौत इस अस्पताल में हुई है, इनकी वजह से हुई है। कौन सा हॉस्पिटल है? ये पवन हॉस्पिटल है। ऐसी लापरवाही की कोई बात नहीं है। तो पेशेंट 13 तारीख को एडमिट हुआ था, डॉक्टर ने ट्रीटमेंट किया, दौरान इलाज उसकी आज मृत्यु हो गई है। डॉक्टर से भी मेरी बात हुई है, तो ऑक्सीजन थी वो कम थी थोड़ी, और कम की वजह से ही ऐसा हुआ है। लेकिन हंगामा कर रहे थे, शांत करके परिजन हंगामा जो कर रहे थे, कोई अब इसका हंगामा नहीं है, बिल्कुल सिचुएशन पीसफुल है और कोई दिक्कत नहीं है। डेड बॉडी उनके हवाले कर दिया। और कुरुक्षेत्र के शाहबाद के विधायक रामकरण काला के घेराव के मामले में पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिसके बाद शाहबाद पुलिस थाने के बाहर किसानों का धरना लगातार जारी है। किसानों का कहना है जब तक गिरफ्तार किसान को रिहा नहीं किया जाता तब तक उनका ये धरना जारी रहेगा। किसानों ने थाने के गेट पर तंबू लगाकर धरना दिया और इस पूरे मामले पर भाजपा प्रवक्ता राकेश बैंस ने कहा कि प्रशासन से बातचीत नहीं हुई है, इस गिरफ्तार किसान को रिहा नहीं किया जाएगा। किसान पीछे हटने वाले नहीं है, किसान यूं ही थाने के बाहर बैठे रहेंगे। किसान बिल्कुल डटे हुए हैं
बैंस ने कहा कि तंबू लगाकर किसान यहीं पर बैठे रहेंगे और रात को भी इसी तरह से धरना देंगे। वहीं एसडीएम शाहबाद ने ये कहा है कि किसानों से बातचीत जारी है। गांव में जिस फैक्ट्री को लेकर विवाद था वो फैक्ट्री बंद करवा दी गई है और 2 दौर की बातचीत हो चुकी है। किसानों से फिलहाल बातचीत कर रहे हैं कि मामले को सुलझाया जा सके। पूरी नहीं हुई और प्रशासन जो है जो भी गलती कर चुका है और हम मांग रहे हैं कि हमारे साथ छूटा जाए और जब तक नहीं छूटेगा तब तक किसान पीछे हटने वाले नहीं है। और प्रशासन जो अभी टाइम मांग रहा है, अब वो क्या फैसला लेके आते हैं तो हम उनकी इंतजार कर रहे हैं। जैसे कोई फैसला आएगा, नहीं तो किसानों ने बड़ा फैसला ले लिया है कि जब तक सख्ती नहीं आएगा तब तक यहाँ धरना लगातार चलेगा। करेगा और ना ही हमें उम्मीद है कि किसानों की तरफ से कोई ऐसी घटना की जाएगी जिससे सख्ती की जरूरत होगी। शांतिपूर्वक इनका वफादारी शांतिपूर्वक ही कर रहे हैं। अभी हो चुकी है, डीएसपी साहब बैठे हैं हमारे साथ और मेरे ख्याल में शांतिपूर्वक इस मामले का हल हो जाएगा अगले 1-2 घंटे। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जनतंत्र टीवी पर खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।